हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बिगनर्स विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने एक 12th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसको हम लोग कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये जो सीरीज है ये हम खास तौर पे पॉलिटिकल साइंस, चाहे वो 11 का हो चाहे 12th का हो, जो सीबीएसई के माध्यम से क्या किया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसमें काफी ज्यादा आपको हेल्पफुल देखने को हो सकती है। खास तौर पे ये जो पहला चैप्टर है वो हमारे सिलेबस में इस बार पिछले साल से क्या है एड ऑन नहीं है, काट दिया गया, लेकिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो आपका सेकंड नंबर का चैप्टर है जिसको हम लोग क्या दो ध्रुवता का अंत बोलते हैं, क्लास 12 चैप्टर नंबर सेकंड, वो कहीं ना कहीं पहले चैप्टर से काफी ज्यादा रिलेटेड है। इसलिए इस चैप्टर को समझना बेहद जरूरी है। अगर आप इस चैप्टर को समझते हैं तो आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको समझने में प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि कोल्ड वॉर से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि कभी भी अगर लड़ाइयां होती हैं तो दो गुटों के बीच में देखने को मिलती हैं। ये कहानी हमें यहीं से शुरू करनी है। तो दोस्तों, तो आप सबसे पहले समझ सकते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जैसे हम सबको पता है कि भाई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है जिसमें दो महाशक्तियों को ऐसा लगता है या दो कंट्रीज को ऐसा लगता है कि भाई एक दूसरे ऊपर सस्पेंशन बना रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संदेह। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, युद्ध की स्थिति का बने रहना परंतु युद्ध का ना होना, क्योंकि आप देखेंगे जो कोल्ड वॉर है ये महाशक्ति बनने के लिए क्या किया गया था, प्रमोट किया गया था, जिसमें दो विचारधाराएं की देश हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, एक समाजवादी, दूसरा पूंजीवाद की बात करते हैं, जिसको हम लोग कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट की बात करते हैं। और ये दोनों विचारधाराओं को कहीं ना कहीं दो देश क्या कर रहे थे, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंटरनेशनल लेवल की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहली बात, जो ये कोल्ड वॉर हुआ इसका एपिक सेंटर कहां पर माना गया, तो इसको हमने क्या माना, यूरोप की बात करते हैं। और यूरोप में खास तौर पे दो साइड हम लोग देखेंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न। आगे आप लोगों को ये क्लेरिफाई होगा। तो सबसे पहली बात, यहां पर शीत युद्ध का केंद्रीय स्थान आप सभी को पता है यूरोप, और यूरोप दो भागों में बटा हुआ है। जो खास तौर पे आइडियोलॉजी का हम लोग अगर ध्यान दें तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं ईस्टर्न साइड, और ईस्टर्न साइड को पूर्वी, जो किससे संबंधित है, यूएसएसआर से। अब यूएसएसआर की विचारधारा क्या है, समाजवादी या साम्यवादी, उसको हम लोग अभी मीनिंग में समझेंगे। ये जो यूएसएसआर है जिसको हम लोग क्या सोवियत संघ, जो करंट के टाइम पर हम लोग क्या बोलते हैं, रशिया यानी कि रूस की बात करते हैं। इसके अगर फुल फॉर्म की बात करें, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आगे चल के सीआईएस का नाम देंगे, जो कि आप लोग पढ़ते हैं। दूसरी विचारधारा हमारे पास वेस्टर्नाइजेशन, जिसको हम लोग क्या कैपिटलिज्म की बात करते हैं, जो पूंजीवादी विचारधारा को अपनाते हैं, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं डॉलर में दुनिया, ये सभी जानते हैं। अब समाजवादी अर्थ और पूंजीवादी विचारधारा का अर्थ, इन दोनों में अंतर करना बेहद मुश्किल होता है। अमूमन क्या, अगर एक चीज को आप समझेंगे तो वो आपको क्लेरिफाई होगा। क्या, जैसे समाज के सभी वर्गों के लिए, सपोज करिए एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में चार कैटेगरी है, तो हमें दो चीजें समझनी है यहां पर, एक तो कैपिटलिस्ट, दूसरा कम्युनिस्ट। सीसी के नाम से इसको जानते हैं, कार्बन कॉपी नहीं, सीसी यानी कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समाजवादी के बारे में कि ये समाजवादी आखिरकार होते कौन है, ये किन विचारधारा के लोग होते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों, जैसे हम लोग यहां पर लिखते हैं एचएमएसआई, अगर हम लोग इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, ये हमारे पास चार रिलीजन की बात करते हैं। तो अगर हम समाजवादी को समझे तो ये जो कम्युनिस्ट हैं या जो समाजवादी है, इनका मेन मोटिव क्या हो कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वो किसी एक धर्म के बारे में नहीं सोचेंगे या किसी एक पर्टिकुलर चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम उन सभी के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे, जो कि हमारे सोसाइटी में क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसको हम समाजवादी बोलते हैं। समाजवादी का मतलब क्या है कि समाज के सभी वर्गों के लिए। समाजवादी का मतलब यह भी होता है कि भाई आप किसी एक के लिए ना सोच करके, किसके लिए, बेनिफिट्स फॉर ऑल की बात करते हैं, सुविधाएं किसी एक के लिए नहीं, सार्वजनिक की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स सोसाइटी के भीतर आती हैं वो इंडिविजुअल तरीके से सॉल्व आउट, रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें ईच एंड इंडिविजुअल शुड गेट द बेनिफिट्स, और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं कि हमें तालमेल, सहयोग का होना बेहद जरूरी है। और दूसरा हमारे पास कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, तो इनका ये मतलब है कि जो जिससे ये पैसा कमा रहे हैं, आप उन्हीं के बारे में सबसे पहले सोचोगे, दूसरे
के बारे में बाद में सोचोगे। इसका मतलब क्या झलकता है दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं खास तौर पे किस चीज के बारे में, कैपिटलिज्म, जो आत्मलाभ यानी कि निजी लाभ की बात करते हैं। लिख के देख भी सकते हैं आप लोग, निजी लाभ पर बल देना और आत्मलाभ को बढ़ावा देना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉलर में दुनिया, डॉलर में वर्ल्ड के बारे में बात करते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। और यूएसएसआर जिसको रशिया बोलते हैं। अभी के टाइम पर जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम पर हम रशिया नहीं बोल सकते थे, क्योंकि हमने क्या कहा, सोवियत संघ, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। थर्ड वन, ये शीत युद्ध का कारण क्या था, जैसे आप लोग समझिए दोस्तों, इसको समझने से पहले हमें किसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, वर्ल्ड वॉर के बारे में। आप देख सकते हैं यहां पर कि भाई शीत युद्ध का कारण क्या बना, आखिर शीत युद्ध हुआ क्यों, उसका रीजन क्या है, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर आप सभी को पता है अभी तक कितने हो चुके हैं, 2। अगर ये शीत युद्ध नहीं होता, इस टाइम पे लड़ाई होती, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर हमें डेफिनेटली देखने को मिलता। तो खैर जो नहीं हुआ उस पर बात नहीं करेंगे, हम लोग किस पर बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं वो कब, 1914 से लेकर के 1918 तक की बात करते हैं। दूसरा क्या है, 1939 से 1945, 39 to 45 की बात करेंगे, जिसमें 2 आइडियोलॉजीज, 2 कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। मैंने यहां पर एक ही बार नाम लिखा है दोस्तों, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही चीज आपको समझना है, वो क्या है, मित्र राष्ट्र और क्या बोलते हैं हम लोग, धुरी राष्ट्र, जिसको हम लोग बोलते हैं अलाइड पावर और एक्सिस पावर। तो आपको यह समझना है कि 1914 टू डायरेक्ट 1945 तक जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, भले ही बीच में कितना भी गैप हो, तो इन दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती तो जीतता कौन है। तो मैंने एक साइन लिखा हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है यहां पर समझने के लिए, प्लस का और माइनस का। सिंपल वे क्या है, प्लस का मतलब पावरफुल की बात करते हैं और माइनस का मतलब क्या है, वीकनेसेस कंट्री की बात करते हैं, वीकर कंट्री की बात करते हैं, जो अपने आप में काफी ज्यादा क्या थे, कमजोर थे। रिसोर्सेज के मामले में, इकोनॉमिक के मामले में भी सभी चीजें आप क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मित्र राष्ट्र यानी कि जो पावरफुल कंट्रीज थी उस टाइम पर कौन थे भाई, यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होंगी दोस्तों, क्या कि यहां पर यूएसए और यूएसएसआर तो साथ में है, लेकिन जो कोल्ड वॉर हुआ वो उन दोनों के बीच में है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि सपोज करिए 3 व्यापारी हैं, वो 3 व्यापारी साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन जो 11वां साल है उनके मन में, तीनों में से एक के मन में ये आता है कि नहीं, मुझे अब इंटरनेशनल और नेशनल और स्टेट और रीजनल, आप किसी भी तरीके के स्तर की बात कर लें, उनको क्या करना है, अपने खुद की पहचान बनानी है। तो उससे उन्होंने क्या सोचा कि अब मुझे पार्टनरशिप छोड़ करके मुझे इंडिविजुअल लेवल पर क्या करना है, अपनी रिकॉग्निशन, अपनी एक पहचान, इमेज को क्या करना है, बिल्डअप करना है। इसलिए दे सेपरेटेड देमसेल्फ टू गेन द पावर। अब यहां पर आपने ये समझा कि मित्र पावर में ये है, आप मित्र राष्ट्र की बात करते हैं, और धुरी राष्ट्र में कौन है, इटली है, जर्मनी है और तुर्की की बात करते हैं। ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी आपको मित्र राष्ट्र जीतता है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी मित्र राष्ट्र जीतता है। डिफरेंस क्या है कि जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो जापान था, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में किसके साइड हो जाता है, ये हो जाता है धुरी राष्ट्र के बीच में। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है, यहां पर भी जाकर के क्या होता है, जापान हार जाता है, यहां पर जीतता है। तो कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो वर्ल्ड वॉर था, यही एक रूप माना जाता है किसका, शीत युद्ध की बात करते हैं। क्योंकि यहां पर अब इनकी कोई भी कहानी नहीं है, यहां पर कहानी किसके बीच में दोस्तों, ये सभी जीत रहे हैं। तो सभी में से दोनों पावरफुल थे, खासतौर पे यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें इन दोनों के बीच में एक राइवलरी क्रिएट होगी कि अब हम दोनों में से कौन पावरफुल बनेगा। जो पावरफुल बनेगा वही क्या करेगा, दोज कंट्री विल या दैट कंट्री विल रूल ओवर द नेशन, ओवर द वर्ल्ड की बात करते कि पूरे संसार पे वही क्या करेगा, कब्जा करेगा। तो ये तो कहानी किसकी थी भाई, शीत युद्ध की स्टार्टिंग की। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा डेफिनेटली कि भाई वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो गया। तो क्या इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं देखने को मिलता जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक देता। तो डेफिनेटली दोस्तों आपको क्या देखने को मिला था, लीग ऑफ नेशन। 1920 के अप्रोक्स में आपको क्या देखने को मिलता है, लीग ऑफ नेशन का निर्माण किया गया। क्यों निर्माण किया गया, ताकि
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए और जिस तरीके से लोगों की क्या हुई, मौत हुई, वो ना हो पाए। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन रहा, ये क्या रहा, अनसक्सेसफुल, जिसको असफल बोलते हैं, कि जब ही जाकर के आपका सेकंड वर्ल्ड क्या हुआ, प्रमोट हो पाया। अगर ये सक्सेसफुल होता तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन अगर ये कहानी उठती है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी क्या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई या इसी को कंटिन्यू किया गया, तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखना है, लीग ऑफ नेशन को खत्म कर दिया गया, उसकी जगह पर क्या बनाया गया, यूएनओ, जो आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब रूप में, डिस्क्रिप्शन रूप में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग बोलते हैं। अब यहां पर शीत युद्ध का कारण मैंने आपको बता दिया, लिखा भी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तिगत रूप में प्राप्ति की होड़ में समाप्त का आप बात कर सकते हो कि क्या, कि ये इंडिविजुअल तरीके से अपने पावर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करना चाहते थे, लोगों को यानी कि देशों के बीच में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, ताकि कोई भी कंट्री अपने आप को आगे रख पाए, ना कि उनकी पहचान किसी और कंट्री के साथ में हो पाए। तो दोस्तों यहां पर ये वो चीजें हैं जो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में देखने को मिलती है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो जो भी आगे क्यूबा क्राइसिस है, नियो की बात करेंगे, नैम की बात करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग क्या बात करेंगे कि आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद जो लास्ट इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडिया एंड कोल्ड वॉर की बात करते हैं कि भारत शीत युद्ध के दौरान किस तरीके की क्या है रोल को निभाता है, भूमिका को निभाता है, इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो नेक्स्ट क्लास होंगी वो हमारा होगा क्यूबा क्राइसिस के ऊपर, जिसको हम लोग क्या समझते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं, इनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अब इन चीजों से एक चीज पता लग गई होंगी दोस्तों कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर है, वर्ल्ड वॉर का आपको कारण क्या था, ये तो सबको पता है कि भाई यहां पर आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में लड़ाई होती है, जिससे कि क्या होता है, जो सर्बिया के जो आपको देखने को मिलता है क्या, जो विरोधी होते हैं किसके, इसकी बात करते हैं सर्बिया के अलावा इसकी ऑस्ट्रिया के, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दी जाती, जिनका नाम एंड्रिक फ्रेशमैन की बात करते हैं वो। तो बदला लेने के लिए ये वर्ल्ड वॉर को क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बोल सकते हैं कि प्रॉम्प्ट यानी कि विद्रोह की भावना से पूरा वर्ल्ड क्या हो गया, तबाह हो गया, विनाश हो गया। तो ये कहानी आपको ध्यान में रखनी। तो वर्ल्ड वॉर में आपको क्या देखने को मिलता है, कारण क्या था भाई, कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या किसके द्वारा, सर्बिया के द्वारा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भाई सर्बिया का और ऑस्ट्रिया का साथ किसने दिया, ऑस्ट्रिया का साथ दिया जर्मनी ने, और आप बात करते हैं सर्बिया का साथ किसने दिया, फ्रांस ने, उसके बाद आप बात करते हैं अमेरिका ने, ब्रिटेन ने। तो एक तरीके से मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, और जर्मनी किस में था, धुरी राष्ट्र की बात करते हैं। तो ये ओवरऑल कहानी थी हमारे डे 1 चैप्टर नंबर 1, जिसको हम लोगों ने कोल्ड वॉर एरा की स्टार्टिंग के बारे में बात करी। तो दोस्तों आई होप सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूले, और जो भी आपके ओपिनियन है वो हमसे हमारे साथ क्या करें, शेयर करें, जिसपे कि हम अगली बार उस चीज पर काम कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच।